से नमस्कार। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। अब मैं अगला वीडियो, ये जो पहला पार्ट है ना, शीत युद्ध का दौर, उसके प्रश्नों को ले रहा हूँ। उसमें चौथे प्रश्न से अब मैं इस वीडियो में पढ़ूंगा। चौथे प्रश्न से लेने की शुरुआत करूँगा इस वीडियो की, तो सुनिएगा इस और देखिएगा इस वीडियो को। ये बड़े काम का होगा आपके लिए, परीक्षा उपयोगी तो है ही सही। सोवियत संघ के अमेरिका विरोधी प्रचार ने शीत युद्ध को भड़काने में अहम भूमिका का निर्वहन किया। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है। सोवियत संघ के शासकीय प्रचार माध्यमों ने अमेरिका के खिलाफ प्रचार किया। शासकीय सरकारी जो प्रचार माध्यम थे सोवियत संघ के, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने अमेरिकी नीतियों की खुलकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत प्रतिनिधि विशिंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा करते हुए कहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ के प्रतिनिधि विशिंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा करते हुए कहा था कि कुछ देशों, जिनमें अमेरिका प्रमुख है, की युद्धप्रियता तथा विस्तारवादी नीतियों ने जो युद्ध की मनोवृत्ति पैदा हुई है, वह लगातार विस्तृत होती जा रही है, वह लगातार बढ़ती जा रही है। माने युद्ध की जो इच्छा पैदा हुई है, मन की इच्छा पैदा हुई है, वो लगातार बढ़ती जा रही है, विस्तृत होती जा रही है। ये उनने कहा था विशिंस्की ने। किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। यानी कुछ देशों, जिनमें अमेरिका प्रमुख है, कि युद्ध प्रियता और विस्तारवादी नीति। क्या युद्ध प्रिय है, माने वो उसको युद्ध अच्छा लगता है, युद्ध बहुत करता है वो। और विस्तारवादी माने अपना विस्तार, अपना बढ़ावा, अपने साम्राज्य का बढ़ावा चाहता है। कि नीतियों ने युद्ध की मनोवृत्ति को पैदा किया है और वह लगातार बढ़ती जा रही, विस्तृत होती जा रही। इसी प्रकार सोवियत समाचार पत्र तास एवं एजावेतिया ने भी अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमेरिका के खिलाफ जहर उगलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सोवियत संघ के इस प्रचार अभियान से अमेरिकी सरकार एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में आक्रोश भड़क उठा। अमेरिकी सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में आक्रोश यानी गुस्सा भड़क उठा। इसके प्रत्युत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अमेरिका में भी साम्यवादी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, तो इस दुष्प्रचार के कारण अमेरिका भड़क गया। उसने अंकुश लगाना शुरू कर दिया साम्यवादी गतिविधियों पर। जबकि दूसरी ओर सोवियत संघ ने अमेरिका में साम्यवादी गतिविधियों को प्रेरणा दी। सोवियत संघ ने अमेरिकी कार्रवाई को अपने खिलाफ समझा। सोवियत संघ ने अमेरिकी कार्रवाई को, जो साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया था, इस कार्रवाई को सोवियत संघ ने अपने खिलाफ समझा। तथा इस प्रकार दोनों के बीच शीत युद्ध भड़क उठा। शीत युद्ध भड़क उठा। चलिए अब अगला प्रश्न है, उसको ले लेते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह नीति स्थिर है अथवा विकासशील। चलिए, गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति थी। दो शक्ति गुट थे, एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ का गुट। और गुट निरपेक्षता, निरपेक्ष माने किसी की तरफ ना रहना, निर माने नहीं, और गुट किसी गुट के पक्ष में ना रहना। गुट निरपेक्षता शक्ति गुटों से अलग रहने की नीति है। इस नीति पर चलने वाला देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी शक्ति गुट अथवा खेमे के साथ बंधा हुआ नहीं है। माने इस नीति पर चलने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी शक्ति गुट में या किसी खेमे के साथ बंधे हुए नहीं हैं, ना रहेंगे। उसका अपना सत्य, न्याय, औचित्य और शांति पर आधारित स्वतंत्र मार्ग होगा। उसका अपना सत्य पर आधारित, न्याय पर आधारित, औचित्य पर आधारित एवं शांति पर आधारित स्वतंत्र मार्ग है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी का पिछलग्गू नहीं होगा।
गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट का पिछलग्गू नहीं होगा। वह राष्ट्रीय हितों को दृष्टिगत रखते हुए, वह राष्ट्रीय हितों को, अपने देश के खुद के राष्ट्र के हितों को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए सत्य, न्याय, औचित्य तथा विश्व शांति की प्रवृत्तियों का समर्थन करेगा या समर्थन करता है। सत्य, न्याय, औचित्य और विश्व शांति की प्रवृत्तियों का समर्थन करता है, ये उसमें बताया। दूसरा पैरा क्या कहता है? गुट निरपेक्षता एक स्थिर नीति ना होकर लगातार विकासशील नीति रही है। स्थिर नीति नहीं है, ये तो विकासशील नीति है। इसे अपनाते हुए संबद्ध देश, संबद्ध माने इस गुट निरपेक्षता से जुड़े हुए देश, ये संबद्ध देश द्वारा राष्ट्रीय हित अथवा विश्व की परिवर्तित हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, राष्ट्रीय हितों तथा विश्व की परिवर्तित हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने विचार एवं कार्यशैली में बदलाव किया जाए। अपने विचारों में, अपनी कार्यशैली में बदलाव किया जा सकता है। पिछले एक दशक से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है। पिछले वर्षों में आर्थिक विकास पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षेप में समझाइए। गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। गुट निरपेक्षता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में अग्रलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो कहाँ है अग्रलिखित प्रकार से? या आगे अग्रलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला क्या है उद्देश्य? एशिया अफ्रीका तथा नव स्वतंत्र, माने नए नए स्वतंत्र, उनको कहा नव स्वतंत्र, एशिया अफ्रीका तथा नव स्वतंत्र एवं विकासशील देशों को सशक्त कर, उन विकासशील देशों को शक्तिशाली कर, उनको ताकतवर बना के, यानी सशक्त कर उनकी आवाज़ को विश्व स्तर पर उठाना। ये मुख्य उद्देश्य है कि एशिया के देशों की आवाज़ को उठाना, उनको सशक्त करना, अफ्रीका के देशों की आवाज़ उठाना और नए नए स्वतंत्र हुए नए स्वतंत्र हुए और विकासशील देशों को सशक्त कर उनकी आवाज़ को विश्व स्तर पर ऊपर उठाना, आवाज़ को उठाना। प्रत्येक प्रकार के साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध करना, चाहे किसी भी प्रकार का साम्राज्यवाद हो या विस्तारवाद हो या उपनिवेशवाद हो, इसका विरोध करना एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबद्ध देशों का प्रमुख उद्देश्य था तथा इसकी समाप्ति के लगातार प्रयास करते रहना तथा इस विचारधारा, साम्राज्यवादी विचारधारा, उपनिवेशवादी विचारधारा, विस्तारवादी विचारधारा, इन सब की समाप्ति के लगातार प्रयास करते रहना। तीसरा, विश्व की पूरी दुनिया की सभी समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर बल देना। शांति से समाधान हो जाए, शांति से समस्या सुलझ जाए और सुलझाने के उपाय तलाशने पर बल देना, शांतिपूर्ण समाधान तलाशने पर बल देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करते हुए इस मंच पर पारस्परिक एकता को प्रदर्शित करना, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर ये गुटनिरपेक्ष देशों को आपस में एकता को प्रदर्शित करना और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना और उसी के मंच पे अपनी एकता को प्रस्तुत करना, प्रकट करना, दर्शाना, प्रदर्शित करना। फिर है नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हेतु संगठनात्मक प्रयास करना। जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित हुई के हेतु संगठनात्मक प्रयास करना, ये हो गया। अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थागत संरचना लिखो। गुट निरपेक्ष आंदोलन की संस्थागत संरचना क्या है? मैंने वो संरचना की तो वो संस्था, कैसी संस्था की संरचना हुई? इसके दो उप संगठन हैं, समन्वय ब्यूरो तथा सम्मेलन हैं, जिन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। इसके संस्थागत संरचना में दो उप संगठन सम्मिलित हैं, एक तो समन्वय ब्यूरो और दूसरा सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का इसका कार्य गुट निरपेक्ष देशों में सतत विचार विमर्श तथा समन्वय बनाए रखना है। गुट निरपेक्ष देशों के बीच लगातार विचार विमर्श और समन्वय बनाए रखना। मार्च 1983 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 66 कर दी गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि इन सदस्यों का चुनाव होता है, इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। सम्मेलन गुट निरपेक्ष नीति पर चलने वाले राष्ट्रों के द्विस्तरीय सम्मेलन होते हैं। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन होते हैं।
विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। जहाँ विदेश मंत्री स्तर के शिखर सम्मेलनों में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, तो विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। वहीं शिखर सम्मेलन में इन देशों के प्रमुख अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन में जो है राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख, देशों के प्रमुख भाग लेते हैं और विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सम्मेलन में केवल इन देशों के विदेश मंत्री भाग लेते हैं। शिखर सम्मेलन के 4 प्रकार: पूर्ण सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य, गैर पर्यवेक्षक सदस्य तथा अतिथि सदस्य हिस्सा लेते हैं। प्रति 3 वर्ष की समयावधि के पश्चात शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। 3 वर्ष के अंतराल पे शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, किसमें? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। तो इस तरह से ये भी एक वीडियो था इसका। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है शीत युद्ध की विशेषताएं लिखिए। शीत युद्ध की विशेषताएं। शीत युद्ध की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहली विशेषता, यह द्वितीय विश्व युद्ध के नकारात्मक परिणाम स्वरूप पैदा हुआ। वाक युद्ध था, बोली का युद्ध था, बोलने का युद्ध था, जिसमें बदले की भावना सर्वोपरि थी कि एक दूसरे को नीचे दिखाएं, एक दूसरे से प्रतियोगिता करें, एक दूसरे से घृणा करें। शीत युद्ध 2 प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति थी। शीत युद्ध क्या था? 2 महाशक्तियों के बीच में, 2 प्रतिद्वंदी महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति थी, जो मूल रूप से राजनीतिक युद्ध का स्वरूप धारण किए हुए थी, है ना। शीत युद्ध पूंजीवादी तथा साम्यवादी विचारधाराओं का समावेश था। शीत युद्ध में 2 विचारधाराएं थी, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा का गुट अमेरिकी गुट और साम्यवादी विचारधारा का गुट सोवियत संघ का गुट। तो इन विचारधाराओं का समावेश था जिसमें प्रत्यक्ष संघर्ष माना जाता है। अगला है शीत युद्ध में जासूसी, गोपनीय संधियां, सैनिक समझौते तथा प्रादेशिक गठबंधन करके शक्ति का प्रसार करना सर्वोपरि था। आपने अपनी शक्ति को बढ़ाना इसका सर्वोपरि उद्देश्य था। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के राज्यों में की राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक समस्याएं शीत युद्ध रूपी प्रयोगशाला में हल की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक समस्याएं थी वो शीत युद्ध रूपी प्रयोगशाला में हल की जाती थी। शीत युद्ध में परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध अधिक से अधिक झूठा प्रचार करने की कोई सीमा नहीं होती थी। झूठा प्रचार करने की कोई सीमा ही नहीं होती थी, बहुत अधिक झूठा प्रचार करते थे। फिर आता है शीत युद्ध की उत्पत्ति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। शीत युद्ध क्यों उत्पन्न हुआ, उसका प्रमुख कारण। शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण। शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। क्या क्या कारण उत्तरदायी थे? कौन से कारणों से ये शुरू हुआ? युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास। युद्धकालीन संदेह एवं अविश्वास। यूरोपीय राष्ट्रों को साम्यवादी क्रांति की सफलता से गहरा आघात हुआ। यूरोपीय जो राष्ट्र थे उनको साम्यवादी क्रांति रूस में जो हुई थी उससे गहरा आघात लगा। सोवियत सरकार पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को विस्तृत नहीं कर पाई। सोवियत सरकार जो है पाश्चात्य देशों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को नहीं रोक पाई। इसी प्रकार सोवियत संघ की पूंजीवाद विरोधी नीतियों तथा समस्त विश्व में साम्यवाद के प्रसार के लक्ष्य से पाश्चात्य शक्तियां रूस से भयभीत थी। मतलब रूस जो उसके यहाँ पूंजीवाद का विरोध होता था और साम्यवादी जो विचारधारा थी उस रूस की, उसको वो पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। यही उसका लक्ष्य था। इससे पाश्चात्य शक्तियां या पश्चिमी देशों की शक्तियां या अमेरिकी गुट की शक्तियां रूस से भयभीत हो गई थी और सदैव संदेह की दृष्टि से ही रूस को देखती रहती थी, रूस पर संदेह करती थी, उस पर अविश्वास करती थी। और यह युद्ध काल से ही शुरू हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के काल से ही। अब अगला है सैद्धांतिक मतभेद। सैद्धांतिक मतभेद। शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर 2 विरोधी विचारधाराओं का भी योगदान रहा। 2 परस्पर विरोधी विचारधारा थी। कौन सी? एक तो पूंजीवादी विचारधारा जो ये थी कि उत्पादन के समस्त साधनों पर किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को विकसित करके अमीर बना सकता है। जबकि साम्यवादी विचारधारा ये कहती थी कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन साधनों पर सरकार का अधिकार हो और किसी विशेष या निजी व्यक्ति का अधिकार ना हो और सरकार जो चाहे वो करे।
सरकार के हाथ में सब कुछ हो, ये साम्यवादी विचारधारा थी। तो दोष थे इसमें साम्यवादी विचारधारा में इसलिए, और पूंजीवाद में भी कुछ दोष थे, लेकिन फिर भी साम्यवाद अपना प्रचार चाहता था कि मेरा विस्तार हो, मेरी विचारधारा का साम्यवादी गुट यह चाहता था कि उनकी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा का प्रचार पूरे देश में हो, वो फैले, और पूंजीवादी गुट चाहता था कि उसकी विचारधारा पूरे विश्व में फैले। तो शीत युद्ध को विकसित करने में परस्पर दो विरोधी विचारधाराओं का भी योगदान रहा। जहाँ अमेरिकी पूंजीवादी उदार लोकतंत्रात्मक देश था, अमेरिका पूंजीवादी देश था, उदार लोकतंत्रात्मक देश था, वहीं इसके ठीक विपरीत सोवियत संघ साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाला देश था। और इन साम्यवादी देशों की एक खास और विशेषता थी कि इनमें एक ही दल का शासन होता था, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो या अन्य कोई देश हो। तो एक दलीय शासन व्यवस्था ठीक नहीं है। बाकी के दुनिया के पश्चिमी या पूंजीवादी देशों में लोकतंत्र था, और वो भी उदार लोकतंत्र। वहाँ बहुदलीय व्यवस्थाएं थी या एक दल की व्यवस्था थी, इसलिए साम्यवाद को ठीक नहीं समझा जाता था, क्योंकि एक दल अपनी मनमानी कर सकता है। और पूंजीवादी गुट में तो एक दल की सरकार रहती नहीं थी, जो गुट गलती करे उसकी सरकार अगले सत्र में, अगले वाले चुनावी टर्न में वो हट जाया करती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता था वहाँ का साम्यवादी देशों में। तो अमेरिका का विरोधी प्रचार किसने किया, देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत समाचार पत्रों एवं रेडियो ने, सोवियत संघ के अखबारों ने और रेडियो ने अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रचार अभियान चलाया, जिससे अमेरिका में व्यापक जन असंतोष व्याप्त हो गया। लोगों में क्रोध, आक्रोश बढ़ गया अमेरिका के लोगों में। तो अमेरिका विरोधी प्रचार जो सोवियत संघ ने किया था, उसके कारण भी शीत युद्ध पनपा, शुरू हुआ, उत्पत्ति हुई। अणुबमों की गोपनीयता। अमेरिका ने अणुबम के निर्माण के संबंध में इंग्लैंड को तो अवगत करा दिया, लेकिन सोवियत संघ से इस बात को गुप्त रखा था। इसी प्रकार जापान, जब दोनों अणुबम बनाए थे, शुरू में अणुबम बनाए थे अमेरिका ने, तब सोवियत संघ से नहीं कहा था, ब्रिटेन से तो कह दिया था। ब्रिटेन को तो बता दिया था कि हमने 2 अणुबम बनाए, फैट मैन और लिटिल बॉय, लेकिन सोवियत संघ से नहीं कहा। इसी प्रकार जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी नगरों पर अणुबम की वर्षा करते समय अमेरिका ने इंग्लैंड को तो बता दिया, इंग्लैंड से परामर्श तो कर लिया, लेकिन इस संदर्भ में सोवियत संघ की पूर्ण रूप से अवहेलना की। जबकि सोवियत संघ तो इन्हीं के साथ था युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ही के तरफ से था। सोवियत संघ तो वो तो पश्चिमी देशों के गुट की तरफ से लड़ रहा था। जब वो बड़ा देश वो युद्ध लड़ रहा है और उसको ही नहीं बताया तो फिर तो बुरा लगेगा उसको। तभी से इसके मन में, सोवियत संघ के लोगों के मन में अमेरिका के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई, है ना, और उसकी अवहेलना की गई थी, ये भी घृणा का कारण था। सोवियत संघ ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि मुझसे पूछा ही नहीं गया तो मेरी प्रतिष्ठा तो खतरे में पड़ गई। इस तरह से वो बुरा लगा उसको, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए अपना अपमान समझा। इस कारण भी शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। सोवियत संघ बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग करने लगा। अब कब, जब उसको ये सब मौके मिले कि मतभेद है, जब एक दूसरे की विचारधारा भी नहीं मिलती, सिद्धांत भी नहीं मिलते, अमेरिका जो है गोपनीयता रखता है अणुबमों की और युद्धकालीन स्थितियों में हम पे अविश्वास करता है, तो ऐसे में क्या करें, अब हम निषेधाधिकार का प्रयोग करेंगे। तो सोवियत संघ ने पाश्चात्य देशों, जैसे विशेषतः अमेरिका के गुट के देशों के प्रस्तावों एवं नीतियों के खिलाफ बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का प्रयोग या निषेधाधिकार का प्रयोग करके उनके प्रस्तावों को रद्द कराया। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी प्रस्ताव आते थे पश्चिमी गुटों के या अमेरिकी गुट के या पूंजीवादी गुट के, है ना, इनको कई नामों से जाना जाता है अमेरिकी गुट को, अमेरिकी गुट, नाटो गुट, पश्चिमी गुट या फिर पूंजीवादी गुट। इसके जितने भी प्रस्ताव और नीतियां होते थे, वो जो भी लाते थे उनके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर या निषेधाधिकार का प्रयोग करके रूस इनके प्रस्तावों को रद्द करा देता था। इससे पाश्चात्य राष्ट्र सोवियत संघ के कट्टर विरोधी बन गया। पाश्चात्य राष्ट्र में अमेरिका भी है, कट्टर विरोधी बन गए। लीज लैंड समझौते का समापन। लीज लैंड समझौते के आधार पर पाश्चात्य देशों द्वारा सोवियत संघ की आर्थिक मदद की जाती थी।
सोवियत संघ को आर्थिक मदद दी जाती थी, जिससे पाश्चात्य शक्तियों ने उस आर्थिक मदद को जो सोवियत संघ को लीजलैंड समझौते के तहत दी जाती थी, उसको पाश्चात्य शक्तियों ने अचानक रोक दिया और सोवियत संघ को वो आर्थिक मदद देना बंद कर दिया, आर्थिक मदद देना। इसने शीत युद्ध को भड़काने में काफ़ी योगदान दिया। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति की, जैसे युद्धकालीन संदेह और अविश्वास, सैद्धांतिक मतभेद, अमेरिका विरोधी प्रचार, अणुबमों की गोपनीयता और सोवियत संघ का बार बार निषेधाधिकार का प्रयोग यानी वीटो पावर का प्रयोग और लैंड लीज समझौते का समापन, और जिससे कि सोवियत संघ को मिलने वाली आर्थिक मदद अचानक रोक दी गई। ये सारे कारणों से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। चलिए आगे का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के 5 प्रभावों को लिखिए। शीत युद्ध का प्रभाव अथवा परिणाम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध के निम्नांकित युद्ध का निम्नांकित प्रभाव पड़ा था। विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया। शीत युद्ध की वजह से विश्व राजनीति द्विध्रुवीय हो गई, 2 ध्रुवों में बढ़ गई। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका अलग अलग गुटों का नेतृत्व करने लगे। पूंजीवाद के गुट का नेतृत्व पश्चिमी या पाश्चात्य देशों का गुट का नेतृत्व अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका करने लगा और पूर्वी देशों या साम्यवादी देशों के गुट का नेतृत्व सोवियत संघ करने लगा। आतंक एवं अविश्वास में वृद्धि। आतंक माने भय और अविश्वास में वृद्धि। शीत युद्ध की वजह से देशों के बीच परस्पर अविश्वास, आतंक, तनाव तथा प्रतिस्पर्धा, होड़ इत्यादि की भावना को पुष्पित एवं पल्लवित होने का अवसर मिला। ये भावना पुष्पित और पल्लवित हुई यानी बड़ी हुई, ये भावना विकसित हुई। आणविक युद्धों का खतरा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रयुक्त किए गए आणविक हथियारों की विनाश लीला से दुनिया के सभी देश भयभीत हो गए थे। उन्हें यह भाव सदैव सताता था कि शीत युद्ध में आणविक हथियारों को बनाने की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। यदि इनको कहीं गलती से कभी प्रयोग करने की स्थिति बनी तो विश्व का महाविनाश हो जाएगा, यहाँ तक कि इनका निर्माणकर्ता भी शेष नहीं बचेगा। शस्त्रीकरण की दौड़ तथा विश्व का यंत्रीकरण। शीत युद्ध की वजह से विश्व के अनेक देशों में हथियारों की अंधी दौड़ को बढ़ावा मिला। माने शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ, दुनिया के अनेक देशों में हथियार बनाने की एक अंधी होड़ लग गई, उसको बढ़ावा मिला, जिससे निशस्त्रीकरण यानी सारे देश बिना हथियार के हो जाए, उसको निशस्त्रीकरण कहते हैं। इस जो विचारधारा थी निशस्त्रीकरण की, उसके मार्ग में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई। निशस्त्रीकरण का मार्ग कठिन हो गया। निशस्त्रीकरण अब हो ही नहीं सकता दुनिया में, हथियारों की होड़ मिट ही नहीं सकती। ऐसा शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया किसने? शीत युद्ध ने। निशस्त्रीकरण को कम किया और दुनिया यंत्रीकरण की ओर बढ़ गई, यंत्रों की ओर। संयुक्त राष्ट्र संघ की कमजोर स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का एक प्रभाव पड़ा। यह भी पड़ा कि इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति निर्बल हो गई, कमज़ोर पड़ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि सबसे ऊपर है, उसकी स्थिति कमज़ोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध शुरू हो गया। बड़े दो गुटों के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति तो बिल्कुल ताकतहीन हो गई, निर्बल हो गई, बिल्कुल स्थिति खराब हो गई। निर्गुट आंदोलन को प्रोत्साहन। शीत युद्ध के दुष्परिणामों से रक्षार्थ विश्व में निर्गुट आंदोलन अथवा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। इसका जन्म हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। किसके कारण? शीत युद्धों के कारण, या दुनिया 2 गुटों में बढ़ गई। इसके दुष्परिणामों के कारण अपनी रक्षा के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले देशों ने अपना एक गुट बनाया। अब सैन्य संधियों का अस्तित्व। शीत युद्ध के दौरान नाटो, सीटो, सेंटो तथा वार्सा पैक्ट इत्यादि जैसी अनेक सैनिक संधियां की गई थी, जिससे शीत युद्ध में उष्णता आ गई और शीत युद्ध भड़कने लगा। तो इस तरह से इसमें ये चीज़ें थी। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा।